हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम आज आपके लेके आया हूं कंपनी अकाउंट्स, और यूं कहूं कि आज कंपनी अकाउंट्स की पहली क्लास है। तो भैया जरा ध्यान से समझ लो, तसल्ली से समझ लो पूरा कॉन्सेप्ट की क्या पढ़ने वाले हैं और इस बुक के अंदर हम करने क्या वाले हैं। तो बेसिकली ये अकाउंटेंसी की बुक 2 होती है, वॉल्यूम 2 जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कंपनी अकाउंट्स। और उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है, जिसको चैप्टर नंबर 8 भी हम कहते हैं, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब जो शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट होता है वो जनरली कंपनी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हमने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग पढ़ी थी तो वहां पे कैपिटल अकाउंट होता था, प्रोप्राइटर्स कैपिटल होता था। फिर जैसे ही हमने पार्टनरशिप को पढ़ा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पढ़ा क्लास 12th में, जो हमारी पहली बुक थी, वहां पे हम बोलते थे पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन जैसे ही हम कंपनी पे आते हैं तो क्या बन जाती है? शेयर कैपिटल बन जाती है। क्यों बन जाती है? तो देखो भैया, कैपिटल का मतलब क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अब लेकिन जो हमारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग इस कैपिटल के आगे हम कुछ और भी लगाते हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में हम लगा रहे थे प्रोप्राइटर्स कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म में हम लगा रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अभी हम क्या लगा रहे हैं? शेयर कैपिटल। तो आज हमें क्या समझना है कि ये शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इजाद हुआ। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कंपनी के बारे में बेसिक्स, कि कंपनी होती क्या है, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस क्या होता है, और कंपनी के टाइप्स कितने हैं। आज के वीडियो में ये 3 टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं। बहुत ध्यान से, तसल्ली से अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमें अकाउंटिंग करनी है। किसकी? कंपनी की, और वो भी अकाउंटिंग फॉर शेयर्स करना है। तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंपनी क्या होती है, शेयर क्या होता है, और कैसे कैसे उसमें ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं। जब मुझे उसके बारे में एक फ्रेमवर्क मालूम होगा तब तो मैं उसकी अकाउंटिंग कर पाऊंगा। तो इसलिए क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले 1 से 2 वीडियो में मैं आपको बेसिक थ्योरी बताने वाला हूं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की। उसके बाद मैं आपके साथ क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा। तो चलिए भैया, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 हमारा आज का वीडियो है। चलिए तो समझते हैं हम कंपनी का मीनिंग। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। कहने का मतलब यह है कि कंपनीज एक्ट 2013 में या तो आपने इनकॉर्पोरेशन कराया है, या इसके पहले और कोई कंपनी लॉ प्रचलित था उसमें आपने इनकॉर्पोरेशन कराया है, उसको हम कंपनी कहेंगे। लेकिन इससे अभी डिटेलिंग नहीं हो जाती, हमें कंपनी के फीचर्स को समझना पड़ेगा। तो आइए जरा अगली स्लाइड में हम समझते हैं कंपनी के फीचर्स को। तो कंपनी का पहला फीचर है इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन डेफिनेशन में भी आ रहा था। तो इनकॉर्प क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड आउट ऑफ लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इस प्रोसेस को, जब हम एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन। ठीक बात है जी। और ये इनकॉर्पोरेशन हम किसके अंदर कर रहे हैं? अंडर दी लॉ। और लॉ कौन सा है यहां पे? कंपनीज एक्ट 2013 में हम इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज अ प्रोसेस विच इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन। नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब जैसे कि हम तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं सर, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और हमने क्या देखा है कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो होता है, 2 सेपरेट एंटिटी होता है। लेकिन कंपनी के लिए क्या है? लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में क्या बताया गया है? सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कि रिलायंस और मुकेश अंबानी, रिलायंस एंड मुकेश अंबानी जो है वो क्या है? 2 अलग अलग व्यक्ति हैं अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013 और लॉ की नजरों में और लॉ के सामने। क्या है भैया? ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। ठीक बात है जी। चलिए अब तीसरी बात क्या लिखी है?
आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है जी, पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अच्छा, यहां हमने क्या देखा था, ये क्रिएटेड बाय लॉ, लेकिन ये क्या थी, इनकॉर्पोरेशन क्या थी, प्रोसेस थी, क्रिएट करने की प्रोसेस को इनकॉर्पोरेशन बोल रहे हैं। और जैसे कि हम नेचुरल पर्सन हैं, प्रकृति के कुछ नियम लागू होते हैं, उस प्रोसेस के दौरान हम उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। वैसे ही कंपनी जो होती है वो लॉ की प्रोसेस के द्वारा बनाया गया व्यक्ति है, इसलिए हम इस कंपनी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी के पास वो सारे अधिकार होते हैं जो अधिकार एक व्यक्ति के पास होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल पर्सन। अब चौथा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये है कि कंपनी जो है चलती रहेगी। सर देखो, जैसे कि ना पार्टनरशिप पढ़ते थे हम, तो हमने देखा था किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाएगी या सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाएगी तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती थी, बंद हो जाती थी। लेकिन कंपनी अपने सारे मेंबर्स की डेथ होने पे, मतलब सारे शेयर होल्डर्स की डेथ होने पर भी कंपनी चलती रहेगी, कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी को बंद कराने का प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज लिक्विडेशन। कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ेगा, जिस प्रोसेस से, जैसे कंपनी को हमने इनकॉर्पोरेट किया था वैसे ही कंपनी को लिक्विडेट भी करना पड़ेगा। कंपनी अपने आप बंद नहीं होगी, ना ही किसी मेंबर की डेथ के कारण या किसी मेंबर के दिवालिया होने के कारण या किसी मेंबर के पागल होने के कारण कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। कंपनी को बंद करना पड़ेगा, उसका एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है। तो हम क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कि कंपनी अफेक्ट नहीं होती बाय द डेथ ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। ठीक बात है जी। तो ये 4 फीचर्स हैं यहां पे कंपनी के। अब इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, जरा उनको भी देख लिया जाए। जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप सोल प्रोप्राइटर देख रहे थे या पार्टनरशिप फर्म देख रहे थे, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म भी आपने देखा, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी फर्म में भी एक नुकसान है कि किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है। लेकिन ये लायबिलिटी अनलिमिटेड और लिमिटेड का मतलब क्या है, जरा इसको समझते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी क्या बोलता है कि भाई जो ऑनर होता है ना बिजनेस का, उसने जितने पैसे लगा दिए हैं सिर्फ वहां तक ही उसकी लायबिलिटी सीमित होती है। लेकिन जहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है तो बोला जाता है कि जो ऑनर है ना, उसने जितने पैसे लगाए वहां तक लायबिलिटी सीमित नहीं है। बिजनेस को यदि नुकसान होता है, लॉस होता है या बंद करना पड़ता है बिजनेस को, तो सारे डेट्स को रीपे करना पड़ेगा। तो बोला कि बिजनेस के एसेट से रीपे कर देंगे, ठीक है जी। बिजनेस के एसेट्स खत्म हो गए तो कहां से पे करना पड़ेगा, पर्सनल एसेट से पे करना पड़ेगा। सारी पर्सनल एसेट्स भी आपकी स्टेक पे होती हैं, तो वहां पे हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी, आपने कंपनी में जितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं वहां तक ही आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। दैट इज वाई कंपनी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। फिर आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। ये 2 अलग अलग लोगों के पास होती है। कंपनी में ये एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि मैनेजमेंट सेपरेट है और ऑनरशिप सेपरेट है। मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटीज में या पूरा जैसे मैं बोलूं कंपनी को चलाने का काम किया जाता है, ऑनर का काम होता है पैसे लगाना, इन्वेस्ट करना, ठीक है जी। तो ये सेपरेट किया गया है ऑनरशिप और मैनेजमेंट। तो ऑनरशिप में शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स होते हैं। क्लियर बात है जी। चलो फिर आता है कॉमन सील। जैसे हमारा थंब इंप्रेशन होता है ना, हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है, क्या, थंब इंप्रेशन, ठीक है जी। हमारा थंब इंप्रेशन होता है, आधार कार्ड वगैरह में आजकल वही लगता है। वैसे ही कंपनी को भी क्या बोला, एक यूनिक आइडेंटिटी देने की कोशिश की गई, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सील। ये इंक वाली सील नहीं होती है, ये एक स्टील की सील होती है, लोहे की सील होती है, जिसको अगर लगा दिया जाए किसी पेपर पे तो उसका इंप्रेशन आ जाता है, इंक नहीं आती है ना। दैट इज नोन एज कॉमन सील। और कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उन सब पे कॉमन सील को अफिक्स किया जाता है। कंपनी को जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सब पे अफिक्स किया जाता है। क्लियर बात है जी। चलो हम ब्रीफ में देख रहे हैं, एकदम शॉर्ट में देख रहे हैं फीचर्स, क्योंकि अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में इन फीचर्स का ज्यादा रोल नहीं होता है। जिन फीचर्स का या जिन बातों का अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंस होता है उनको डेफिनेटली हम डिटेलिंग करने वाले हैं। चलिए जी, यहां तक बात क्लियर है। अब हम मूव करते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी।
ये थोड़ा सा और आपको बताएगा कि क्या क्या नई बातें आपको यहां पे सीखनी है, नई बातें होती हैं एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि हमारी जो बुक नंबर 1 है वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, बुक नंबर 2 हमारी अकाउंटिंग फॉर कंपनी से, और 3 क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है जी? चलो, तो डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी, तो पहला हमारा बेसिस होता है जब भी हम डिफरेंस करते हैं, बेसिस होता है। दूसरा पार्टनरशिप फर्म लिया और इधर कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। मोड ऑफ फॉर्मेशन, तो पार्टनरशिप जैसा हम जानते हैं कि सर ये एग्रीमेंट से फॉर्म होती है, और एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ये हमने पढ़ा था। तो फॉर्मेशन हो गया पार्टनरशिप फर्म का, सिंपल है, एग्रीमेंट किया मतलब पार्टनरशिप फर्म बनके तैयार हो जाती है। लेकिन कंपनी के फॉर्मेशन के लिए क्या है, प्रोसेस है, और दैट प्रोसेस नोन एज इनकॉर्पोरेशन। एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है, प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना पड़ता है, प्रिस्क्राइब्ड फीस हमें जमा करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, जो कि काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद हमें वहां से क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब जाके कंपनी फॉर्म होती है। तो क्या लिखा है, इट इज अ सेटअप बाय द रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेशन हमें कराना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था। चलिए, तो ये तो था पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, और मैक्सिमम कितने हैं, 50 मेंबर्स। मैक्सिमम कितने हैं, 50 मेंबर्स। हालांकि इसमें 100 की लिमिट भी थी, लेकिन हम कंपनीज एक्ट में जो अभी हाल फिलहाल की बात कर सकते हैं, करें तो 50 मेंबर्स ही हो सकते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में। जैसे कंपनी की बात करते हैं तो मिनिमम तो 2 चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, लेकिन यहां पे क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंपनी जब हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम की जो सीमा है वो बदल जाती है। तो जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करोगे तो उसमें अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है जी। प्राइवेट लिमिटेड में भी 200 पर रिस्ट्रिक्शन डाला है, लेकिन जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, उसमें अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। In the case of public company, minimum number of members is 7 without any maximum limit. A private company must have at least 2 members but not more than 200. Excluding its present or past employee members, one person company has only 1 member. Minimum और maximum यही होता है OPC में। OPC नया कॉन्सेप्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 में ही आया है। इसके पहले OPC जैसा कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं हुआ करता था, ठीक है। चलो, तो ये दूसरा डिफरेंस था। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज लायबिलिटी। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, फीचर्स में आया था कि पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन आप बोलोगे सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, हाँ जी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें सारे पार्टनर्स की लिमिटेड है एक्सेप्ट 1 पार्टनर। एक पार्टनर की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड वहां भी होती है। क्लियर है जी। लेकिन कंपनीज की बात कर लो आप, कोई भी कंपनी हो, वो ओपीसी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, तीनों ही केस में यहां पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मालूम है ना कि सर पर्सनल एसेट स्टेक पे नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की और उसमें 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, और 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए मैंने। अब लेकिन कंपनी को इन फ्यूचर नुकसान हो गया, 15 लाख रुपीस की लायबिलिटी पे ऑफ करना है, तो मेरा 10 तो चला जाएगा, एडिशनल 5 मुझे नहीं पे करना है, एडिशनल 5 मुझे पे नहीं करना है, कंपनी के पास नहीं थे, वो उनका पैसा डूब जाएगा। मेरी लायबिलिटी कहां तक सीमित थी, 10 तक, जो मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था कंपनी में। लेकिन जहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड है वहां पे आपको ये वाला फीचर्स नहीं मिलता। तो दिस वाज द थर्ड डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। चलिए, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स 4th and 5th, दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। हाँ जी, पार्टनरशिप फर्म में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि a partner can transfer his profit share to other person as is provided in the partnership deed or with the consent of all the partners. जनरली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलाउ नहीं करता, लेकिन आपको करवाना है तो इस बात को पार्टनरशिप डीड में रखना पड़ेगा, आपको प्रोविजन डालना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, सारे पार्टनर्स की कंसेंट भी इंपॉर्टेंट है, तभी ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं हो सकता। यहां पे क्या है,
except in case of unlisted and private companies transfer of shares is not restricted। तो यहां भी रिस्ट्रिक्शन है। कब रिस्ट्रिक्शन है? जब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शन होता है, और अनलिस्टेड है तो। और लिस्टेड कंपनी में तो ट्रांसफर होते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। शेयर मार्केट उसी के ऊपर चलता है जहां पे शेयर्स को खरीदा एवं बेचा जाता है। बाइंडिंग अप की बात करते हैं, मतलब कि बंद होने की। अ पार्टनरशिप में बी बाउंड अप बाय एन एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट से इसकी शुरुआत हुई थी, एग्रीमेंट से खत्म किया जाता है। बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इन केस द फर्म इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स द इंसॉल्वेंसी एक्ट विल अप्लाई। इन 3 सर्कमस्टांसेस में बंद होने के लिए बात बता दिया है आपको। अ कंपनी कैन बी बाउंड अप ओनली बाय द प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। एक ही प्रोसेस है कंपनी से, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है ना, परपेचुअल बोला था ना, परपेचुअल कंपनी चलती रहेगी जब तक किसको बंद नहीं कराया जाता है। तो ये अभी तक कितने डिफरेंस हो गए? 5 डिफरेंस हो गए कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में। छठवां, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है सर, ये ज्यादा स्टेबल लगता है, ये कम स्टेबल लगता है। इट इज अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स। शेयरहोल्डर्स डेथ, इंसॉल्वेंसी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स डू नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। तो कंपनी में हमेशा कंटिन्यूटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, पार्टनरशिप फर्म में नहीं होती है। क्लियर बात है जी? तो ये बेसिक डिफरेंस था किस किस के बीच में? कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बीच में। क्लियर बात है जी? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो कंपनी 3 प्रकार की होती है, इसके पहले भी अभी जिक्र किया था हमने। एक होती है 1 पर्सन कंपनी, दूसरी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और तीसरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आ जाओ भैया, क्या डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे। 1 पर्सन, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। चलिए देखते हैं जरा। तो 1 पर्सन कंपनी, अब नाम तो क्लियर है क्या है? 1 पर्सन कंपनी। सर लेकिन अभी जैसा आपने बताया था कंपनी मतलब मिनिमम 2 तो होना चाहिए, अपने आप में कंपनी कैसा हो सकता है? तो यहां पे क्या बताया गया कि एक मेंबर जो होगा उसके पास 99.99% शेयर्स होंगे, 0.01% किसी एक व्यक्ति के पास होगा। जस्ट कंपनी मतलब थ्योरेटिकली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 2 मेंबर्स बनाते हैं, लेकिन जैसा नाम आपको क्लैरिफाई करता है 1 पर्सन कंपनी, बेसिकली जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे थे या छोटी पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे थे, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ओपीसी का कॉन्सेप्ट आया था। तो जहां पे क्या बोला कि 1 मैन आर्मी होती है, जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 मैन आर्मी होती है, और सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करने के लिए कोई एक्ट नहीं है, उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ओपीसी आया था। क्योंकि कंपनी अपने आप में क्या होता है, मतलब 1 मोर पर्सन, मतलब 2 और मोर पर्सन। तो यहां तो 1 अपने आप में नहीं कर सकता ना अपने से कंपनी, तो इसलिए जो हमारी सैद्धांतिक आवश्यकता थी, थ्योरेटिकल आवश्यकता थी कि मिनिमम 2 होना चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं 99.99% एक व्यक्ति जो लीड करता, मेन होता, सब कुछ वही करता है। किसी दूसरे के लिए नाम नॉमिनल मेंबर जहां पे एक बना लिया जाता है, उसको एक शेयर दिया जाता है, तो नॉमिनल मेंबर हम उसको बोलते हैं। मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 1 होता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 2। और जैसा नाम सजेस्ट करता है कि इट इज अ एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो प्राइवेटली अपना बिजनेस करना चाहते हैं। कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं या फैमिली रिलेटिव्स हैं, वो आपस में बिजनेस करना चाहते हैं, तो प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। और मैक्सिमम 200 का रिस्ट्रिक्शन लगाया, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो रिस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, है ना। प्राइवेट का मतलब ये है कि भैया कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आपस में कोई बिजनेस आइडिया है, उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये अपने शेयर्स ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से डिफरेंशिएटेड पैदा होता है। लेकिन पब्लिक कंपनी जैसा नाम सजेस्ट करती है हमें कि भैया यहां पे शेयर ट्रांसफर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। और मिनिमम मेंबर्स क्या बोला? 7। और मैक्सिमम मेंबर्स के लिए क्या बोला? अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है जी? तो ये तो बेसिक 3 तरह की कंपनी है। अब जैसे कि इसके नाम के एंड में हम ओपीसी लगाएंगे, इसके नाम के एंड में प्राइवेट
लिमिटेड लगाएंगे, इसके नाम के एंड में क्या लगाएंगे, पब्लिक लिमिटेड, या ओनली लिमिटेड वर्ड भी लगाते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पब्लिक नहीं लगाया, इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगाया, मतलब ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो ये तीन तरह की कंपनी होती हैं, ये तीन तरह की कंपनी होती हैं। तो ओपीसी की अकाउंटिंग नहीं है हमारे पास, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, क्योंकि यहां पे बार बार शेयर्स इशू नहीं किए जाते। हाँ, लेकिन वन टाइम की जो सिंगल टाइम की एंट्री होगी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वो हम करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड में भी करेंगे हम। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं, सबसे ज्यादा ये चैप्टर अगर कोरिलेट करता है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को करता है, जहां पे शेयर्स पब्लिक को अलॉट किए जाते हैं, पब्लिक को इशू किए जाते हैं। ये इशू अलॉटमेंट प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा मैं। आज तो बेसिक फ्रेमवर्क बताना चाहता हूं कि कंपनी क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, और कंपनी के टाइप्स क्या हैं। आज के वीडियो में हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा वो जो शेयर कैपिटल कैसे होती है, क्या इशू करना होता है, वो पूरा प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहां तक बात क्लियर है कि चलिए, नाउ डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डिफरेंस करते हो, कंपेयर करते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और इनहांस होती है, निखर के आती है एक्चुअली। चलिए, तो मेंबर्स तो हम देखते आ रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 1, लेकिन एक नॉमिनल मेंबर और होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। पब्लिक में जाते हैं मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, सर कोई लिमिटेड नहीं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नॉट एप्लीकेबल, ट्रांसफर ऑफ शेयर कर ही नहीं सकते, नहीं तो पर्पस ही खत्म हो जाएगा 1% कंपनी का। ट्रांसफर ऑफ शेयर हो सकते हैं सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली एक लक्ष्मण रेखा होती है, विद इन दैट कंपनी नीड्स टू ऑपरेट। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो बेसिकली कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है, जहां पे लिखा होता है कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होने वाली है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का एड्रेस क्या होने वाला है, एसोसिएशन किसके साथ है। ये जो प्रमुख बातें होती हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, विद इन दैट कंपनी नीड्स टू बी ऑपरेटेड। चलिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ listed companies are without restriction. However, shares of unlisted company are restricted by the article of association of the company. तो अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में दो कैटेगरी बन गई, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। अब लिस्टेड का मतलब क्या है, अनलिस्टेड मतलब क्या है। लिस्टेड कंपनी का मतलब यह होता है, या जरा इसको ऐसे एग्जांपल समझो, जैसे कि आपकी एक दुकान है, एक शॉप, जहां पे आप क्या बेचते हो, जहां पे आप मोबाइल फोन बेचते हो, ठीक है जी। अब जो मोबाइल फोन आप बेच रहे हो वो ऑफलाइन स्टोर बेच रहे हो, आपके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना मैं अपने इन मोबाइल फोन की लिस्टिंग कर दूं, कहां पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे। तो अब आपके प्रोडक्ट क्या हो गए, वहां पे लिस्टेड हो गए, एनीवन कैन परचेस फ्रॉम देयर, ऑनलाइन ऑर्डर करके। वैसे ही कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स जो होते हैं, आपने क्या कर दिया, किसी मार्केट में लिस्टेड करा दिए, और दैट मार्केट नोन एज शेयर मार्केट। इसके लिए भी एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इट इज जस्ट लाइक अमेजन फ्लिपकार्ट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। यहां पे आप गए और आपने बोला मेरी कंपनी के शेयर जरा लिस्टेड कर दो, जिसको खरीदना हो वो मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है और बेच सकता है। तो अब आपने अपनी कंपनी के शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा ली, देन आपकी कंपनी को हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। जब लिस्टिंग नहीं कराई तो हम बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। दिस इज द ओनली द डिफरेंस बिटवीन लिस्टेड अनलिस्टेड। तो लिस्टेड कंपनी है, पर्पस ये है कि भैया आपके शेयर्स की ट्रेडिंग हो सके, कोई भी आपके शेयर को खरीद सके, बेच सके, इसलिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जब अनलिस्टेड है मतलब कहीं ना कहीं आप शेयर ट्रांसफर को रोकना चाहते हो, तो सर्टेन रिस्ट्रिक्शन जो है अगेन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंपोज किए जाते हैं। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। चलो, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर नेसेसरी, क्योंकि स्पेशल कंपनी है, स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर नेसेसरी। लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि टेबल एफ आप अप्लाई कर सकते हो। अब टेबल एफ कुछ नहीं है,
आपको एक प्री डिटरमाइंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के दे दिया कंपनीज एक्ट ने, बोला कि देखो खुद के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना चाहते ना, कोई बात नहीं है, हमने कुछ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना के रखे हैं, वो आप अप्लाई कर लो। मतलब नियम कानून, या तो खुद अपनी कंपनी के नियम कानून बना लो, कंपनी कैसे ऑपरेट होना है, तो उसके लिए आपको प्रोविजन दिया गया कि भैया 1% और प्राइवेट में तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा नियम कानून। लेकिन जैसे ही आपकी कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड है, देन you will be having a option to opt table F. Table F given in the Companies Act 2013 may be adopted. Alternatively, it can be have its own article of association having clause different from those given in the table F the Companies Act 2013, which will override table F. या तो टेबल F को अडॉप्ट कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, सब बना लो आप, आपके पास भी ऑप्शन है। ठीक है जी, चलिए फिर क्या आता है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। इट मस्ट हैव at least one directors but not more than 15। यहां पे minimum to more than 15 तो हो ही नहीं सकते, इधर भी तो मैक्सिमम डायरेक्टर तीनों कंपनी में 15 है, याद रख लो। ओपीसी है तो 1, प्राइवेट लिमिटेड है 2 और पब्लिक लिमिटेड है तो 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर बात है जी, मतलब मिनिमम की है 1 2 3 मिनिमम है, मैक्सिमम तो केस में 15 है। क्लियर है, चलिए नेम। The word OPC is used as part of name। एंड में लिखेंगे प्राइवेट लिमिटेड आर यूज्ड एज पार्ट ऑफ नेम, द वर्ड लिमिटेड एज यूज एज द पार्ट ऑफ नेम। बेसिकली ये सरनेम हो गया ना, हमारे इंडिया में बहुत कॉन्सेप्ट होता है सरनेम। जैसे मेरा नाम राहुल गौतम है, लास्ट नेम रिप्रेजेंट करता है मेरे सरनेम को, वैसे ये कंपनी का सरनेम है। अगर प्राइवेट ओपीसी है तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। मान लो मैंने एक ओपीसी बनाई, राहुल गौतम ओपीसी लिखूंगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई तो क्या लिखूंगा, राहुल गौतम प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक लिमिटेड बनाई तो क्या लिखूंगा, राहुल गौतम लिमिटेड कंपनी। तो ये आपको सरनेम ऐड करना पड़ेगा। तो ये बेसिक थ्योरी थी, बेसिक फंडामेंटल फ्रेमवर्क था। कंपनी क्या होता है, कैसे ये पार्टनरशिप फर्म से डिफरेंट होती है, और कंपनी के टाइप्स हमने आज के वीडियो में देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या कराने वाला हूं मैं आपको, कंपनी की शेयर कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ही हमारा चैप्टर का नेम है। तो शेयर कैपिटल को अंडरस्टैंड करेंगे, शेयर कैपिटल के इशू करने का प्रोसेस क्या है, कैसे किया जाता है, क्योंकि वो प्रोसेस काम आएगा जब हम जनरल एंट्रीज पास कर रहे होंगे, अकाउंटिंग कर रहे होंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।